बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नाम के गांव में सानिया नाम की लड़की अपनी माँ रेखा और पिताजी सुहास के साथ रहा करती थी। सानिया को एक छोटा भाई था जिसका नाम था रौनक। सानिया एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थी। उसके पिताजी स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। सानिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा स्कूल में अव्वल आया करती थी। उसे हमेशा से ही लगता था कि वो भी एक दिन आसमान में उड़े। जब भी किसी एरोप्लेन की आवाज आती थी तो वो अपने पिताजी से कहती, पापा देख लेना, एक दिन मैं भी इसी तरह आसमान में उड़ूंगी। हाँ बेटी, तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। दीदी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आया करूँगा। मेरे प्यारे भाई, इसके लिए तुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी होगी। लेकिन दीदी, पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ। चलो चलो, अब पापा और बच्चों की बातें हो चुकी हो तो चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा कहकर सभी खाना खा लेते हैं और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। सानिया अपने साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सानिया 12वीं कक्षा में पूरे स्टेट में अव्वल आती है। उसके साथ साथ उसके पिता का भी सत्कार होता है। सानिया के पिता उसके लिए बहुत मेहनत करते थे। एक दिन सानिया के पिता सानिया से, बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हमेशा ऐसे ही तरक्की करना। हाँ पापा, मुझे तो पढ़ाई के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बेटा, जब भी गांव की औरतों से तुम्हारे बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। रौनक, देखा बेटा, आज तुम्हारी दीदी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम भी ऐसे ही तरक्की करना। हाँ पापा, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ ना। रौनक की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सानिया को अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही उसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मिलता है। आगे की पढ़ाई के लिए सानिया शहर में चली जाती है। सानिया वहाँ पर भी बहुत मेहनत करती है और कॉलेज में भी अव्वल आती है। सानिया कॉलेज में भी सबका दिल जीत लेती है। सानिया अपने सभी प्रोफेसर की फेवरेट स्टूडेंट बन गई थी। एक दिन प्रोफेसर सानिया के पास आते हैं और वो सानिया से, सानिया बेटा, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मैंने मेरे 20 साल के सर्विस में नहीं देखा, जो सबका फेवरेट हो। सबसे खुश नसीब तो मैं हूँ सर। मुझे आप जैसे महान प्रोफेसर से सीखने को मिला। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ऐसे ही खूब मन लगाकर सानिया अपने 4 साल पूरे कर लेती है और अच्छे ग्रेड से अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है। सानिया बहुत खुश थी क्योंकि जो सपना वो बचपन से देख रही थी अब वो सच होता नजर आ रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सानिया बाहर जा रही थी तभी एक ट्रक वाला जोर से आकर उसे उड़ा देता है। सानिया की सर पर बहुत चोट लगती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। सानिया के बैग में उसके कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है तो एक आदमी कॉलेज में खबर कर देता है और कॉलेज से ये बात उसके पापा को समझती है। सानिया के माता पिता तुरंत शहर आ जाते हैं और सानिया के हालात देखकर बहुत रोने लगते हैं। सानिया की माँ उसे देखकर, हे भगवान, हमारी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी। जी, पेशेंट के पिता कौन है? जी, मैं हूँ। आप मेरे केबिन में आइए। देखो, पेशेंट का बहुत खून बह गया है। इस वजह से वो कोमा में चली गई है। हम हमारी तरफ से सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब भगवान के हाथों में है। डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी? उसका तो अभी पायलट बनने का सपना सच हो रहा था और ये क्या हो गया? बताओ डॉक्टर, क्या होगा उसके साथ? आप हिम्मत से काम लीजिए, हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर चले जाते हैं। सुहास और रेखा बहुत रोने लगते हैं। सानिया के इलाज के लिए सुहास अपना घर गिरवी रखता है। अब उसके हालात बहुत खराब होने लगे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सानिया को होश आता है। वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। उसे होश आता देख उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर बहुत रोती है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर सानिया डॉक्टर से, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मेरा तो ट्रेनिंग शुरू होने वाला था, मुझे जाना चाहिए।
तभी डॉक्टर सानिया को उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सानिया बहुत रोने लगती है और उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अपना सपना सच करना ही होगा। अब कुछ ही दिनों में डॉक्टर सानिया को डिस्चार्ज देकर घर भेजते हैं, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो अपना हौसला नहीं खोती और कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद कुछ ही महीनों में वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है और ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है। कुछ ही महीनों बाद सानिया एरोप्लेन में कप्तान के पद पर भर्ती होती है और अपना करियर फिर से नई उम्मीद के साथ शुरू करती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब उनके घर के हालात ठीक होने लगते हैं। सानिया हमेशा अपनी काम की वजह से बाहर ही रहती थी। जब भी एरोप्लेन की आवाज़ आती थी, रौनक दौड़कर बाहर जाकर देखता था। एक दिन सानिया अपने माँ, पिताजी और भाई के लिए विदेश के ट्रिप के टिकट भेजती है। तभी सभी एयरपोर्ट पर जाते हैं। रौनक अपनी माँ से, माँ, ये मेरा पहला एरोप्लेन का सफर है, वो भी विदेश वाला। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी दीदी की वजह से ही हुआ है। हाँ, आखिर हमारी बच्ची ने कर ही दिखाया। कुछ ही समय बाद सभी प्लेन में बैठ जाते हैं। कुछ मिनट बाद प्लेन उड़ने को तैयार होता है। तभी धीरे धीरे वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। ये देखकर रौनक डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन आसमान में उड़ने लगता है तो रौनक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन सानिया, वेलकम टू अब्रॉड। अरे माँ, ये तो दीदी की आवाज़ है। हाँ बेटे, ये तुम्हारी ही दीदी है जो अपने सपनों की उड़ान भर रही है। बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा सूर्यसेन बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान थे। उनका राज्य बहुत ही सुखी था। राज्य की प्रजा भी राजा से बहुत खुश थी। सब लोग अपने राजा का सम्मान करते थे। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अब राजा की उम्र भी हो चुकी थी, तो एक दिन राजा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री जी, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जिसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनना होगा, कल सुबह वो सब लोग महल में उपस्थित रहे। जी महाराज। मंत्री राजा के आदेश अनुसार गांव में अपने सेवकों को संदेश लेकर भेजते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा ने घोषणा की है, जिसे भी राज्य का भावी उत्तराधिकारी बनना है, वो सब कल सुबह महल में उपस्थित रहे। सुनो सुनो सुनो। दूसरे दिन गांव के कुछ नौजवान महल में उपस्थित रहते हैं, तो उन्हें देख राजा, नौजवानों, मैं तुम्हें एक थैली दे रहा हूँ, उसमें कुछ बीज है। 6 महीनों बाद आप सभी मुझे आकर मिलना और अपने अपने पौधे साथ लेकर आना। 6 महीनों बाद हम सब यही इकट्ठा होंगे और तब मैं ये तय करूंगा कि राजगढ़ का अगला शासक कौन होगा। सभी नौजवानों को एक एक बीज की थैली दे दी गई। सब लोग बीज की थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। उन सब में विक्रम नाम का एक गरीब लड़का भी था, जो अपनी माँ के साथ रहता था। सभी नौजवानों ने घर जाकर अपने अपने बीज गमलों में बो दिए और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में पौधे उगने लगे थे, लेकिन विक्रम के गमले में तो पौधों का नामो निशान ही नहीं था। विक्रम हर रोज उसकी बहुत देखभाल करता, बीजों को पानी डालता, लेकिन उसके गमले में पौधा दिख ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हार ना मानकर विक्रम हर रोज मेहनत करता, अपने बीजों की अच्छे से देखभाल करता। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। कुछ लड़कों के पौधों पर तो फूल भी आए थे और ये देख विक्रम एक दिन अपनी माँ से, माँ देखो ना, सबके गमलों में पौधे कितने खिल उठे हैं और मेरे बीजों में से तो कोई पौधा ही नहीं आया। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम पूरे 6 महीने तक इस बीज का अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन माँ, सब लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हंसने दो बेटा,
तुम सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करो। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सबके पौधे अच्छे से लहराने लगते हैं। अब गांव के बुजुर्ग लोग भी विक्रम का मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी उसे कहते हैं कि बेकार में मेहनत करता है, लेकिन फिर भी विक्रम ने हार नहीं मानी। विक्रम लगातार उसके बीजों की देखभाल करता रहा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राजा ने फिर से सभी को महल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। तभी विक्रम सोच में पड़ जाता है। अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहीं राजा ने मुझे सजा दे दी तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सच में मैंने बहुत मन लगाकर मेहनत की है। विक्रम को सोचता देख उसकी माँ ने देख लिया और वो विक्रम से, बेटा तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें राजा के बीज उन्हें लौटाने चाहिए। लेकिन माँ, सब लोग मुझ पर हंसेंगे माँ। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें बीज लेकर वहाँ जाना चाहिए। अगले दिन सभी अपने अपने पौधे लेकर महल में उपस्थित हो गए। सभी के पौधों से महल खिल उठा था। सभी विक्रम की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में राजा के आने की घोषणा हुई। सभी शांति से बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में राजा महल में आते हैं और सभी के पौधे देखने लगते हैं कि तभी राजा की नज़र विक्रम के खाली गमले पर जाती है और राजा, अरे क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है आखिर? महाराज, मैं इसे रोज पानी डालता था, धूप दिखाता था। मैंने 6 महीनों तक पूरी ईमानदारी से मेहनत की है महाराज, लेकिन इसमें से पौधा उगा ही नहीं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम महाराज। राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और बाकी पौधों को देखने आगे बढ़ जाते हैं। सभी पौधों को देखने के बाद राजा सबको संबोधित करते हुए, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का यहाँ खाली हाथ चला आया। विक्रम, तुम यहाँ मेरे पास आओ। राजा के ऐसे कहते ही विक्रम को सबके सामने जाना कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसके गमले को उठाकर सबको दिखाया तो सभी उस पर हंसने लगे। सब लोग शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको कुछ बीज दिए थे और मैंने तुम्हें अपने अपने पौधे अपने साथ लाने को कहा था, लेकिन मैंने आपको जो बीज दिए थे वो सब बंजर थे। आप चाहे उसकी कितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है, आप सबके बीच में सिर्फ विक्रम ही खाली हाथ उपस्थित हुआ। आप सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने पूरी ईमानदारी दिखाई और लोगों की तरह कुछ न निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और तो और खाली गमला लेकर यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे और उसे अपमानित होना पड़ेगा। राजा के ऐसे कहते ही महल में एकदम से शांति फैल गई और सभी नौजवान एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं घोषणा करता हूँ कि विक्रम ही रामगढ़ का अगला राजा होगा और यही उसकी ईमानदारी का असली इनाम है। राजा की घोषणा सुनकर दरबार में आए सभी प्रजाजन राजा की जय जयकार करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की ही जीत होती है।